बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, क्रिकेट के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है और पाकिस्तान जो है इस दफ़ा होस्ट कर रहा है इसको बड़े पुरजोश तरीके से। तो पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में इस मामले में उजागर हो जाएगा। ये बड़ी बात है हमारे लिए। इसका जो पहला मैच है नाज़रीन वो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा कराची स्टेडियम में। ये पहला मैच है। तो इसके बारे में बहुत सारी खुशियाँ जो है वो पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रही हैं और हम भी इसकी खुशी जो है वो यहाँ पे आपके साथ मिलकर मनाएंगे। इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक बहुत अच्छा किरदार रहा है, जिन्होंने इसको पॉसिबल किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है हमारे चैनल के जो ओनर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका है। उन्होंने दिन रात जो एफ़र्ट की है, जो मेहनत की है स्टेडियम्स को रेडी करने के लिए, ख़ास तौर पे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है ना लाहौर में, 117 दिनों में उसको दोबारा समझे गिरा के खड़ा किया है। 117 दिन, जो कि एक रिकॉर्ड कायम हो गया। वेरी वेल डन, आई सैल्यूट हिम सीरियसली। बल्कि पूरी दुनिया ये कह रही थी, अरे छोड़े पूरी दुनिया, बल्कि इंडिया के बारे में बताऊँ वो क्या कह रहा था कि ये रेडी करा ही नहीं सकेंगे। 117 दिन में मोहसिन नकवी साहब ने उसको रेडी करा दिया। यार क्या बंदा है 117 दिन। 117 दिन कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इस बारे में क्या होता है। अब पाकिस्तान जो है ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2017 में जैसे आपने देखा था कि इंडिया को हरा के वो फाइनल में जीत गई थी, ठीक है। अब पाकिस्तान की बारी है कि पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन है, अपने टाइटल को जो है वो डिफेंड कर रहा है। किस तरीके से करेगा अब देखते हैं इस बारे में कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या होगा, कौन कौन सी टीम की क्या क्या सिचुएशंस है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बड़ी लूज़ टीम प्ले कर रही है, लूज़ बॉल खेलेगी। इस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास एक स्पोर्ट्स के 24 न्यूज़ के एक नुमाइंदे हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, वसीम अहमद साहब। तो उनसे हम सारी बातें पूछेंगे, जो बातें मैं कर रही हूँ ये सारी स्टोरी बिहाइंड इनको पता है। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? ग्रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अब मैं ये कही थी कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, कल पहला मैच है न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है, कराची स्टेडियम में जो खेला जा रहा है। सबसे पहले यहीं से आ जाए, ज़रा इसके बारे में बताइए क्या किस किस्म की तैयारी है, न्यूजीलैंड की क्या तैयारी है? एक टफ मैच होगा, अच्छी टीम है या बस गुजारा काम? देखिए, मैच पहले चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में 29 साल के बाद एक आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें दुनिया की बेहतरीन टीमें जो हैं वो आपको यहाँ पे पाकिस्तान के स्टेडियम्स में एक्शन में नज़र आएंगी। कराची में भी एक्शन जो है वो कल से शुरू हो जाएगा, जहाँ पर इस टाइम 4 टीमें मौजूद है, जिसमें न्यूजीलैंड भी कराची में मौजूद है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की टीम भी पहुँच चुकी है, जबकि 2 टीमें जो हैं वो लाहौर में भी पहुँच चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आज अपना जो प्रैक्टिस सेशन है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में करेगी। इसके साथ इंग्लैंड की टीम भी पहुंच चुकी है, लेकिन आज वो रेस्ट के बाद कल से अपनी प्रैक्टिस जो है उसका आगाज़ करेगी। तो कल जो है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला इफ्तिताही मैच खेला जाएगा, जिसमें एक सरमनी भी रखी गई है, जिसको ओपनिंग सरमनी तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की लाहौर में यहाँ पे शाही कला में दीवाने आम में हो चुकी है, लेकिन फिर भी कल भी एक अच्छी सरमनी रखी गई है, जहाँ पर हमारी PF जो है उसकी जो हमारे F-16 है वो उनकी एक वहाँ पे तकरीब रखी गई है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा एयर शो भी है, एयर शो होगा ना PF की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, तो ये इसलिए इसके साथ एब्सोल्युटली बिल्कुल जाहिर है कि मैच से पहले जो है पहले एयर शो होगा, जहाँ पे का एयर शो थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, आपने अगर देखा होगा 23 मार्च को एक एयर शो होता है, 14 अगस्त को होता है, इस तरह का एक टीवी पे ही देखा है। लेकिन अगर आप कल कराची चली जाएं तो आप लाइव देख लेंगी, वहाँ पे स्टेडियम के अंदर आप देख लेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल स्टेडियम कितनी देर का कोई एयर शो प्लान किया है? देखिए, ये होगा तो थोड़ी देर का ही, जाहिर है कि वो 10, 12, 15 मिनट पर मुश्तमिल होगा, लेकिन PF के साथ होगा, मैच से पहले होगा। ठीक है, मैच से पहले होगा, उसके बाद फिर जाहिर है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें एक बड़े इवेंट में मुकाबले होने जा रही हैं। जोश क्या होगा जब एयर शो हो रहा होगा। ये देखिए, यही चीज़ें हैं कि हम अच्छे अंदाज में इसको लेकर चल रहे हैं और बहुत खूबसूरत एक एयर शो कल होने जा रहा है। उसके बाद पहला मैच जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उसमें खेलेंगी।
गो के न्यूजीलैंड हमारी की टीम के बारे में बताना है आपने मुझे। न्यूजीलैंड की टीम देखें, अगर अभी कल क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, नहीं, अच्छी टीम लेकिन है, बहुत बस ज़बरदस्त टीम है, really tough जिसमें टीम है? बहुत ज़बरदस्त टीम Tough है time दे सकती पाकिस्तान है? के लिए। आपने अगर ट्राई नेशन सीरीज़ देखी हो उसके बाद तो लगता है टफ टाइम देगी, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान ने अपनी कुछ चेंजेस की हैं, जिस तरह हमारे ओपनिंग जो थी पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में फ़खर जमान और बाबर आजम ने की थी, लेकिन अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए चेंज किया जा रहा है। बाबर आजम जो है वो वन डाउन पे खेलेंगे, उस्मान खान जो है वो फ़खर के साथ ओपन करेंगे, लेकिन देखना है एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बेहतरीन पाकिस्तान की टीम वन तैयारी डाउन पे में बाबर बहुत आजम को क्यों लेकर आए? देखिए उस तरह से जिस तरह से हमें चाहिए था कि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है, जिस तरह का हमें एक ओपन दे के जाए, उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका जो नंबर था, एक्चुअल नंबर बाबर आजम का, वो वन डाउन ही था, वहीं पर वो पहले भी खेलते थे, लेकिन एक तजुर्बा किया गया था, लेकिन अब फिर दोबारा जो है उसको चेंज करके हमारे ज़ाहिर है कि साइम अयूब की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। साइम अयूब इंजर्ड हुए, उसकी वजह से हमें स्क्वाड के अंदर तब्दीली करना पड़ी। अब उस्मान खान देखें अच्छे ओपनर साबित होंगे, उम्मीद है, क्योंकि कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इसके बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कहाँ खड़ी है। ओपनिंग में खेल रहे थे, ठीक है, तो अच्छा क्या बाबर को लेके हमें अच्छा स्कोर देखिए मतलब बाबर इसमें पहले ओपनिंग में खेल बाबर रहे थे जो ना, है अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा था, क्या था, क्या इश्यूज क्या थे? बाबर एक मंजे हुए बैट्समैन है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी प्लेयर का नंबर चेंज करते हैं ना, तो उससे वो मेंटली भी डिस्टर्ब होता है। तो उसका नंबर जो है उसको वापस किया है, और ओपन में क्योंकि उस्मान खान ओपनर हैं, उनको ओपन करवाया गया है, फ़खर जमान के साथ करवाया जा रहा है, क्योंकि हमें रिप्लेस चाहिए थी साइम अयूब की। साइम अयूब की रिप्लेस के लिए ज़ाहिर है इंजर्ड है, वो नहीं खेल सकते थे, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि हम सिर्फ उसके एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए उसका करियर ख़राब नहीं कर सकते। इस वजह से उनको अभी वो रेस्ट पे हैं, और रिहैब भी उनका अभी यूके में ही चल रहा है। तो अब इस टाइम जो हमारे पास अवेलेबल हैं प्लेयर्स हैं, उनमें उस्मान खान एक अच्छी चॉइस है, इस वजह से उस्मान खान कल ओपन पे नज़र आएंगे। लेकिन इस पे जो है वो पाकिस्तान जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है वो बेहतर अंदाज में जानती है कि क्या करना है, किस तरह पाकिस्तान टीम को लेकर चलना है। आकिब जावेद जो हैं एक बेहतरीन हेड कोच भी हैं, वो बेहतर अंदाज में, उम्मीद की जा रही है कि कल इंशाल्लाह जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नहीं कर सके, उम्मीद है इंशाल्लाह हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में करके और अपना पहला मैच जो है वो पाकिस्तान जीतेगा। ये सिर्फ कल पहला मैच होने जा रहा है, उम्मीदें बहुत सी हैं, लेकिन देखें मुझे आप बताएं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है पाकिस्तान की? देखें हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, हमें स्पिनर्स को मौका देना चाहिए था। मेरा ख्याल था कि साजिद खान को हमें लेकर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लेकर जा सके। चले मैनेजमेंट ने जो फैसला किया वो बेहतर किया, और भी बहुत से प्लेयर्स थे। क्यों नहीं लिया? मेरा ख्याल था कि उनका ख्याल होगा, उन्होंने क्यों नहीं लिया, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में किस तरह जाना है। ये तो फैसला सेलेक्टर्स का होता है, सेलेक्टर्स किसको लेकर जाते हैं, किसको नहीं रखते, लेकिन चेंजेस होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें अब सेपरेट हैं। अब हम मैदान में जा रहे हैं, कल हम खेलने जा रहे हैं। जो भी है पाकिस्तान टीम इस टाइम फेवरेट है, और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार है। तमाम प्लेयर्स जो हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि हम, जाहिर है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है, हम इसमें डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं, और हर प्लेयर की यही उम्मीद है, यही कोशिश होगी कि हम जीतें। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है, इसके लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, मगर इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैच मी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं वसीम साहब से। मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था कि इंडिया क्यों नहीं चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है यहाँ पे देखिए पाकिस्तान जो है क्रिकेट के हवाले से इंडिया की दुखती रग है। जब भी पाकिस्तान में कोई इवेंट होने की बात होती है, चाहे वो आईसीसी हो या एसीसी हो, उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इतनी तकलीफ? मैं कहता हूँ कि आप देखिए, आपको याद होगा कि एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था। हाँ। तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, हम नहीं खेल सकते, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हमारा ये है, हमारा वो प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने अपना प्रोपोगेंडा किया और हाइब्रिड पे ज़बरदस्ती का ड्रामा, हाइब्रिड पे ले गए कि जी हम
खेलेंगे। फिर अच्छा। उसके बाद यहाँ पे हमारे मैचेस हुए मुल्तान में और लाहौर ने होस्ट किए, अच्छे से होस्ट किए। फिर उसके बाद सारी ट्रॉफ़ी जो है वो बाहर चली गई। उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई। फिर हमें ये प्रॉब्लम है, बड़ी टीमें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ठीक है, अब देखें सारी टीमें पाकिस्तान में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी हमें ये इश्यूज़ है, हमारे सिक्योरिटी का इशू है, हमारे पास स्टेडियम्स हैं। नहीं है, इंडिया को क्यों इतनी सिक्योरिटी इशू को इतनी तकलीफ इंडिया हो को रही है? सिक्योरिटी का इशू नहीं है, फिर क्या इंडिया को मसला? तकलीफ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रो क्यों करे, क्योंकि कहते हमेशा तो सिक्योरिटी का ही है ना। देखें कोई तो बेस बनाएंगे ना, उन्होंने बेस बनाई, बेस झूठी बनाते बेस हैं, पे जो है ना झूठी वो बेस रोटी पे। तल रहे हैं। देखें अगर कोई इशू होता, पाकिस्तान में बांग्लादेश खेल के जा चुका है, इंग्लैंड खेल के जा सारे चुका है, बड़े। न्यूजीलैंड खेल के जा चुका है, ऑस्ट्रेलिया खेल के जा चुका है, 4 टीमें 5 टीमें इस टाइम यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, क्या बात मेहमान है, टीमें बिल्कुल। सारी यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे से खेल रही हैं, यहाँ का ऐसे- एटमॉस्फेयर इंजॉय कर रही हैं, यहाँ पे हमारी हॉस्पिटलिटी इंजॉय कर रही हैं, सारी टीमें इंजॉय कर रही हैं। सिर्फ तकलीफ है अभी भी उन्होंने पहले प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के पास स्टेडियम्स नहीं हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, हमने स्टेडियम तैयार कर दिया। उन्होंने कहा जी स्टेडियम ठीक है ये तैयार कर रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने 117 दिन ट्राई नेशन सीरीज कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर है, हम ट्राई नेशन सीरीज इन्हीं जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम्स हैं इनमें आपको मुकम्मल करके चैंपियंस अरे ट्रॉफी वाह, ट्राई नेशन सीरीज करके दिखाएंगे। ट्राई नेशन सीरीज करके दिखा दी, 2 मैचेस लाहौर ने होस्ट किए, 2 कराची ने होस्ट किए। वाह। दुनिया ने देखा कि बेहतरीन इनकी दोनों स्टेडियम्स की जो ओपनिंग सेरेमनीज थी वो बहुत शानदार हुई। एक के अंदर प्राइम मिनिस्टर कलाफी स्टेडियम में उन्होंने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की, कराची में प्रेसिडेंट ने की। बेहतरीन स्टेडियम जो थे हमने तैयार किए। उसके बाद मैचेस हुए यहाँ पर, 2 मैचेस यहाँ पर खेले गए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने कलाफी स्टेडियम में बेहतरीन मैचेस खेले। पूरी दुनिया ने देखा कि हम ये कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया का प्रोपोगेंडा है। अब देखें अब उन्होंने क्या किया, शुरू किया, ये हो गया पूरी कोशिश की इन्होंने कि किसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाए। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट दूंगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने अनथक मेहनत की, ना ही हाइब्रिड पे जाने दिया, और इंडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा किया कि किसी तरह फाइनल और ये सारी चीज़ें जो हैं, सेमीफाइनल जो है दुबई में खेले जाएं, किसी और जगह पे खेले जाएं। उन्होंने ये कोशिश की कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है यहाँ से चली जाए। कभी इतने तमाशे कॉल भी कर सकते हैं आप लोग हमें, वसीम साहब भी मौजूद हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि आपने पूछना है, या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है हमारे साथ करनी है, तो आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है सबसे महंगी टिकटें बिकती हैं, इसमें कोई शक ऐसी नहीं है। अगर यही तमाशा चलता रहेगा कि उन्होंने नहीं आना, खेलना नहीं है, परफॉर्म नहीं करना, तो फिर किस तरीके से मैदान में उतरेंगे कि नहीं भाई पाकिस्तान में क्यों हो रहा है ये चैंपियन ट्रॉफी, इधर क्यों तमाशा हो रही है। भाई ये चीज़ें थोड़ी देखनी चाहिए। आप बंदे यार परफॉर्म करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, अपनी अच्छी बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट देखिए पता परफॉर्मेंस क्या है बात यार है, अपना। देखिए इसमें ना देखिए ट्रॉफी इंडिया की तो- इंडिया जो है ना हमेशा से सिर्फ ये नहीं कि वो इस, आप दीगर खेल भी देखें, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी ना उसी दौरान एक कबड्डी टीम ने पाकिस्तान आना था यहाँ पे, बाबा गुरु नानक के उस पे ना उनकी कोई तकरीब थी, अच्छा। उस पे आना था कबड्डी टीम ने। इंडियन कबड्डी टीम ने, पाकिस्तान और इंडियन कबड्डी टीम का एक एग्जीबिशन मैच रखा गया था करतारपुर में। करतारपुर, उन्होंने इसी बेस पे उस टीम को मना कर दिया। उसके बाद आपको शायद याद होगा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था, जो कि लाहौर और मुल्तान में खेले गए थे मैचेस। उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम को पहले एनओसी दिया। इंडियन क्रिकेट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एनओसी दे दिया, ठीक है जी आप पार्टिसिपेट करें। उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने रोक दिया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको नहीं आने दिया। अब देखें 2 बड़े इवेंट, एक तो वर्ल्ड कप था और एक बाबा गुरु नानक की तकरीबात पे एक एग्जीबिशन मैच रखा गया था, जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ जो सिख कम्युनिटी है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। वहाँ पे एग्जीबिशन मैच हर साल होता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर अपनी खेलों की दुश्मनी उन्होंने प्रमोट की है। हाँ। तमाम जितनी भी चीजें थी, मतलब देखें इतने बड़े बीच में भी दुश्मनी, ठंडे तवे पर रोटी नहीं पकाई जा सकती। इंडिया वालों जरा समझ जाओ, अगर मैदान में कूद रहे हैं तो परफॉर्मेंस के जरिए आप अपना कोई काम कर सकते हैं, वरना किया पांचा कहीं से भी ठीक नहीं हो सकता। फजूल की दुश्मनियां यार, खेल के मैदान में भी खेल जीत के या हार के परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन वो देखें उसमें उस तरफ आते ही नहीं है। वो कहते हैं कि बने यार सारे मुमालिक खेल रहे हैं मगर ये अक्का इनको तकलीफ हो जाती है। फजलुर रहमान की कॉल लेते हैं, जरा शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी फजलुर रहमान साहब क्या कहेंगे, आज हम चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें।
मैं फजल लाहौर से बात कर रहा हूँ। देखिए मैम, इतनी इतनी ज्यादती हुई है हमारी 22 करोड़ आवाम के साथ। इतने देखिए, इतना पैसा लग रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इतना पैसा लग रहा है ग्राउंडों के ऊपर, और सारे मीडिया पे इससे आगे कोई बात है? सारा मीडिया रोड है, चीख रहा है कि हमारी टीम किसने सेलेक्ट की है। ये बेरुपया कौन सा ऐसा बंदा है जो हमें हमारी 20 करोड़ आवाम का दिल तोड़ा। ये संजीदगी वाली बात है, ये देखने वाली बात है। इतना एक सेकंड वसीम साहब, पता है क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे जवाब देखिए देखिए परेशान है भाई। सिर्फ इनका नहीं इशू। देखिए, टीम सेलेक्ट की जाती है कंडीशंस के मुताबिक, एक उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कौन सी टीम कहाँ पे किस तरह का परफॉर्म करेगी। इनके खदशात जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, जिन्होंने कंडीशंस देखी हैं, जिन्होंने खेला है, उन्होंने अपनी थिंकिंग के मुताबिक, अपनी जो एक्सपीरियंस के मुताबिक टीम सेलेक्ट की है। मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि जो टीम कम्बिनेशन जिस तरह उन्होंने बनाया है, तो अब देखें, सिर्फ न्यूजीलैंड की बेस पे तो नहीं कह सकते कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ में हार गए। हमने एक बहुत बड़ा स्कोर चेज़ भी किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप ये भी देखें, हम वहाँ से चेज़ करके भी आए हैं। देखें, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। क्रिकेट जो है, आप कंडीशन कह रहे हैं टीम की, तो बाबर तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा, मगर लोग यही देखें ना, उनके फैंस जो है तो अक्सर यही कहते हैं कि बाबर को क्यों रखा हुआ है। देखें, पता है क्या बात है, बाबर को क्यों रखा हुआ है? देखें, किसी एक दो मैच में अगर कोई परफॉर्म नहीं कर सका, अभी भी आप जाकर बाबर की रेटिंग उठाकर देखें, बेहतरीन, आज भी दुनिया उनको अच्छा बैट्समैन मानती है। अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो हो सकता है अगले मैच में करते हैं, लेकिन देखें, तो आपको प्लेयर को इस तरह उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। एक बड़ा नाम है, आप उनको टाइम दें। आप देखें, अच्छे बुरे दिन क्रिकेटर पे आते रहते हैं। ब्रेक लें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ये जो मौसम की तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, ये इसके बारे में जो है ना किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, मुझ समेत। काफ़ी टाइम हो गया, पिछला साल भी अगर आप देखें तो उस टाइम पे भी यही सुनने में आ रहा था कि गर्मियाँ जो हैं वो शदीद तरीके से जो है भर चढ़ के आएंगी और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी और बारिशें कम होंगी। तो आज भी यही सुनने को मिल रहा है कि अब जब गर्मियाँ आएंगी तो वो बहुत शदीद होंगी। तो ये क्लाइमेट चेंज का क्या ऐसा सिस्टम है, क्या सिर्फ पाकिस्तान में है कि बारिशें बहुत कम होंगी, और या फिर ये सारा जो है पूरी दुनिया इसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है? ये बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज दीर साहब, जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये जो सुनने में आ रहा है कि बारिशें इस बार बहुत कम होंगी, शदीद गर्मी होगी, पिछले साल भी ये सुन रहे थे, उससे पहले भी ये सुनते हुए आ रहे थे, और इस दफ़ा फिर वही सिस्टम। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या पूरी दुनिया में सारा कुछ सिनेरियो जो है इसी तरह चल रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, क्लाइमेट चेंज के असर तो सभी जगहों पर हैं, मतलब कोई भी खिता या कोई भी खिता उससे स्पेयर नहीं है। उसकी वजह यही है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपकी क्लाइमेट चेंज होती है, उसके नतीजे में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। जो सेट वेदर पैटर्न थे, यानी किसी भी जगह का जो 30 ईयर्स का जो एवरेज तरह से क्लाइमेट है और फॉल होते हैं टेम्परेचर, और दूसरी कुछ आ गई है तो पीरियड, यानी खासकर 1970 के बाद का ये जो पिछले 30-40 साल से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है। हमने देखा 2024 गर्म तरीन साल साबित हुआ, उससे पहले 2023 गर्म तरीन साल था, लेकिन 2024 गर्म तरीन साबित हुआ, 23 को भी पीछे छोड़ दिया हमने, और अब 25 का जो जनवरी है ये वार्मेस्ट एवर जनवरी है। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। आपका जो नेट है वो ठीक है? उसके पता नहीं, आई डोंट नो समथिंग, आधी आवाज़ आ रही है, आधी ब्रेक होके आ रही है। तो और ये भी मेरे ख्याल से पीसीआर में चेक कर लीजिएगा, इसी तरह नहीं जा रही हो, क्योंकि मुझे तो आधी आवाज़ आ रही है, आधी नहीं आ रही। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा सरदार साहब, ठीक है? जी, मैं कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज के असरात जो है ना, उससे कोई दुनिया का कोई खिता भी स्पेयर नहीं है, सभी जगहों पर उसके असरात हो रहे हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। और जाहिर है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनके पास इससे निपटने के ज़्यादा अच्छे वसाइल होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, तो आने वाले सालों में पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, आपको लगता है?
बिल्कुल, आप कह सकते हैं बढ़ सकती है, मतलब अनलेस कि कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ हो, यानी कोई ऐसा कुदरती अमल उसमें आ जाए कि जी कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है, जैसे बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में कोई एरोसोल्स की जैसे है ना डिपोजिशन वो चली जाए, या सन रेज़ को जो ब्लॉक करने वाले अवामिल हो, या बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो, बारिशें हों, तो उसके नतीजे में कम हो सकती है। अदरवाइज़ तो ट्रेंड तो यही है कि गर्मी अब ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है हर साल। पाकिस्तान में भी पिछला साल जो गुजरा है वो नवा गर्म तरीन साल था, और अच्छा, इसी अभी तरह ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं इसने भी कोई ऐसी शिद्दत नहीं पकड़ी, तो ये क्या सिर्फ सर्दी जो है उसको भी इफ़ेक्ट करता है या सिर्फ गर्मी को? देखिए दोनों चीज़ें हैं ना, ज़ाहिर है कि पूरे एनुअल टेम्परेचर को अगर आप देखें तो उसमें ज़ाहिर है सर्दियों का सीज़न भी शामिल होता है और गर्मियों का भी। सभी उसका जब एवरेज आप निकालते हैं तो पिछला साल जो था वो गर्म तरीन साल था पूरी दुनिया में, और उससे पहले 2023 गर्म तरीन था, फिर 2024 ने उसको मात दे दी, 2024 ज़्यादा गर्म तरीन साल साबित हुआ, और अभी 2025 का जो जनवरी था ये वार्मेस्ट एवर जनवरी गुजरा है पूरी दुनिया में एक तरह से। यानी जनवरी का महीना, और अच्छा 2024 का जो जनवरी था या 23 का जो ख़ासकर 24 का, उस वक्त तो एक फिनोमेना होता है जो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स मामूल से ज़्यादा चल रहे हो तो उसको अल नीनो कहते हैं। तो अल कौन नीनो की से पाकिस्तान के कौन से शहरों में जो ये दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्का है? खैर इसको हम ज़रा सा एलैबोरेट करेंगे क्योंकि शहरों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ डिटेल में भी हमें बता दीजिएगा, मगर हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम सरदार साहब से पूछेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो मुतासर होंगे और जहाँ पर शदीद गर्मी के इम्कानात हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये जो शदीद गर्मी आने के इम्कानात हैं ये किन किन शहरों में है। हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब, हम उनसे बात कर रहे हैं। जी सरदार साहब, लाइन पे हैं आप हमारे साथ? जी 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 जी, क्या कहेंगे, कौन कौन से ऐसे शहर हैं आपको क्या लगता है कि जहाँ पर शदीद गर्मी होने वाली है? अभी कहाँ इम्कानात ज़्यादा हैं? देखें जो करंट ज़ाहिर है तो अब पीएमडी में नहीं होगा, तो पीएमडी यानी डिपार्टमेंट करेगा कि आने वाले हफ्तों में या महीनों में किन किन शहरों में आवाज़ का बड़ा इशू आ रहा है आपका, या तो पास हो जाएं आप बिल्कुल, जिस चीज़ के भी पास खड़े होके। मैं कह रहा था कि जो करंट एक तरह से फोरकास्ट होती है ना, वो तो पीएमडी यानी पाकिस्तान में डिपार्टमेंट वाले आपको बताएंगे, या वो फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में किन किन शहरों में ज़्यादा गर्मी बढ़ने का इम्कान है। मैं जनरल बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो अब पीएमडी का हिस्सा एक तरह से नहीं हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। तो जनरली मैं कह रहा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके नतीजे में अब जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता सभी जगहों पर गर्मी पहले से बढ़ती जा रही है। अभी मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जनवरी 2025 गर्म तरीन महीना गुजरा है, तो अब ट्रेंड ये चल रहा है पाकिस्तान के पिछले ख़ासकर साउथ पाकिस्तान में, उसमें सिंध और बलूचिस्तान के साउथ बलूचिस्तान के जो स्टेशन शामिल हैं उन सब से टेम्परेचर 3 से 4-5 डिग्री अबव नॉर्मल आ रहे हैं पिछले एक आध हफ्ते 10 दिन से। तो आगे का ट्रेंड भी यही दिखाई देता है कि अच्छा ये विंटर जो है ये भी, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि बहुत ड्राई विंटर है, इसमें कम बारिशें हैं। गो के अभी 2 स्पेल हैं अच्छी बारिशों के, इसमें फरवरी के आखिरी, इसमें एक तो 19, 20, 21 फरवरी को, और फिर दूसरा 24 फरवरी से लेके 27 या 28 तक अच्छा स्पेल है, उसमें अच्छी तेज़ बारिशें हैं। लेकिन ओवरऑल मार्च के एंड तक आप देखिएगा कि ये अच्छा पिछला आप देखें तो दिसंबर से अब तक, यानी आज 17 फरवरी तक, दिसंबर से 1 दिसंबर से लेकर 17 फरवरी तक कोई पाकिस्तान भर में -77% रही है, यानी एवरेज से 77% कम बारिशें हुई हैं पीएमडी के डाटा के मुताबिक। इसी तरह ये जो हीट, सरदार साहब, ये जो हीट वेव है इसकी जी कितनी लहरें मुतवक्का हैं और इसकी दौरानिया जो है वो क्या हो सकता है? देखिए मैं अगेन यही अर्ज करूंगा कि पीएमडी वाले आपको बताएंगे, यानी मेट डिपार्टमेंट फोरकास्ट करेगा तो वो बता सकता है कि जी कितनी। लेकिन ओवरऑल ये है कि मार्च से ऑनवर्ड अमूमन ये होता है कि वस्त मार्च से या मार्च के तीसरे हफ्ते से या आखिरी जो 10 दिन होते हैं उससे मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। जनरल ट्रेंड ये होता है। तो इसकी जो गर्मी की बढ़ने की वजूहात है, सबसे बड़ी वजूहात आपको क्या लगती है, क्या होती है इतनी जो शिद्दत गर्मी की बढ़ जाती है? इसकी वजूहात तो कोई होगी। सबसे बड़ी वजह तो वही क्लाइमेट चेंज है ना। असल में क्लाइमेट चेंज के नतीजे में अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हम भी ज़ाहिर है उसी ग्लोब का हिस्सा हैं, तो एक तरह से गर्मी क्लाइमेट चेंज के नतीजे में बढ़ती जा रही है।
और फिर पर्टिकुलर रीज़न होती है, मतलब किसी एक एपिसोड के लिए अगर पाकिस्तान के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो हाई प्रेशर के नतीजे में एयर सबसाइड करती है, तो सबसिडेंस ऑफ एयर जो है कंप्रेशन ऑफ एयर को रिजल्ट करती है और उसके नतीजे में गर्मी बढ़ती है। लेकिन ओवरऑल एक पूरा जो ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो मतलब अल्टीमेट रीज़न तो वो होती है उसमें आप लार्जर पिक्चर में अगर देखें तो। अच्छा, अब ये गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, फिर बारिशें भी कम का इम्कान है, तो उसमें हमारी ज़राअत वगैरह जो है इसके कितने कोई नुकसानात पहुँचेंगे? काफ़ी असर पड़ता है जी। देखिए अभी विंटर सीज़न में ख़ासकर बहुत कम बारिशें हुई हैं अभी तक, तो जो भी बारानी इलाके हैं आपके, वो तो बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं। एक तरह से अच्छी बारिशें हों, उसमें केपी के बेशतर इलाके और आपका खित्ता पोटवार और इसी तरह से कुछ दूसरे पंजाब के जो शुमाली इलाका जाते हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ तो टोटली बारिशों पे ही डिपेंडेंस होती है कि बारिशें अच्छी और बर वक्त हों तो अच्छी फसल होती है आगे। अब गंदम की फसल काफ़ी मुतासर होने का ख़दशा है इसमें, क्योंकि अभी तक बहुत कम बारिशें हुई हैं और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में फिर आगे जब अगर गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है और उसकी जो आपकी क्रॉप्स होती है उसकी ग्रोइंग स्टेज में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो वो जो उसकी यील्ड है उस पर भी बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए शहरी खर्चे इलाकों में जो गर्मी की शिद्दत है इसको कम करने के लिए कोई ऐसे इम्कान, मतलब ऐसे काम किए जा रहे हैं, कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए। इकदाम तो देखिए जो एक होती है ना इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो उसमें हर मुल्क एक तरह से अपना नेशनल कोई ऐसे दरख्त, कोई ऐसी चीज़ अगर हम अपने घरों में लगाएं जो आपको लगता है जिससे ये एनवायरमेंटल जो है ये सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, कोई ख़ास किस्म का कोई ऐसा दरख्त जो ख़ास कोई रोल प्ले करता हो, वो बता दीजिए। देखिए इसमें दरख्त तो जाहिर है कि कोई भी दरख्त हो तो वो बहुत अच्छा झाड़ी ना हो, जैसे कोनोकार्पस एक तरह से ये दरख्त नहीं है, इसको तो झाड़ी कहा जाता है, ये तो श्रब्स हैं। और जो नीम का दरख्त है, इसी तरह से जो पीपल का दरख्त है और इस तरह से दूसरे जो दरख्त हैं जो और जिनकी जल्दी एक तरह से बढ़ोतरी हो सके, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत मैसिव स्केल पर फॉरेस्टेशन करें, प्लांटेशन करें, तो वही इसका तदारुक है गर्मी से की शिद्दत को कम करने। यानी आप अगर एक जगह दरख्तों का झुरमट हो, वहाँ का टेम्परेचर देखें और एक बिल्कुल बैरन जगह वहाँ का टेम्परेचर देखें, तो कोई 8 से 10 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए इससे तो कोई मफ़र नहीं कि प्लांटेशन जितनी ज़्यादा आप करेंगे तो उतना ज़्यादा आप बढ़ती हुई गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी जहरीली गैसेस की इमिशन जो फ़िज़ा में की जा रही है, उसमें ज़ाहिर है कि आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं और आपका पावर सेक्टर है, उसमें कोयले से और गैस से और तेल से बिजली पैदा करना, और इसी तरह से ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती हैं और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की अखराज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएँ, आप विंड से, सोलर से, न्यूक्लियर एनर्जी। अभी मैं एक डाटा देख रहा था तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी आपकी जो इवन जो होता है पानी से बिजली पैदा करने का अमल होता है, ये भी क्लीन एनर्जी में आता है। तो आप पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वाफिर ज़राए दिए हुए हैं, तो हम उस तरफ जाएं। और इसी तरह से दुनिया भर में ये एक तरह से वादा वईद किए जाते हैं, COPs जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है कि अल्टरनेट एनर्जी पे जाया जाए, तो जब भी आप बढ़ती हुई क्लाइमेट चेंज को या बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत तो शुक्रिया उसके सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है लोगों को, वो बड़ी कारआमद होगी। हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है, इसको मिस ना कीजिएगा, ज़रूरी मुझे लगता है सुनना चाहिए, ख़ास तौर पे बेटियों को, बल्कि मर्दों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि मर्दों का भी बड़ा मुझे लगता है एक जब केयरिंग हाथ हो ना, तो फिर बड़ी सही सपोर्ट रहती है औरत के लिए। क्योंकि हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे वो है मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में आती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं हेल्थ इशू हो, मेडिकल इशू हो तो फिर आपका जो है ना मिसकैरेज हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जिस्म बहुत पतला था, लड़की के अंदर ताकत कोई नहीं थी, खून नहीं था, सूखी सी थी, इस वजह से मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं वज़न बड़ा ज़्यादा था तो मिसकैरेज हो गया।
कुछ लोग कहते हैं पड़ी रहती थी बिस्तर पे, बिस्तर तोड़ती रहती थी, सोती रहती थी सारा सारा दिन, हिलती जुलती नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए मिसकैरेज। कुछ लोग कहते हैं काम बड़ा करती थी, झाड़ू देती थी, बर्तन धोती थी, तपड़ी लगाती थी, कपड़े धोती थी, तो उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं हील पहनने की वजह से मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जाके जिम चली गई थी, मिसकैरेज हो। कुछ लोग कहते हैं इसने योगा कर लिया, ऐसे बड़े सारे दिमाग में सवाल आते हैं। मगर इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट बुला लिया और वो बड़ी तरीके से आपको बताएंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मिथ है, क्या बकवास है और क्या सच्चाई है, किस तरीके से हमने एहतियात करनी है कि मिसकैरेजेस ना हो और अल्लाह ताला सबकी गोद भर दे। तो हमारे पास बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर सना नज़ीर मौजूद है, गायनाकोलॉजिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में आती रहती है। आज ख़ास मधु किया इनको डिटेल में बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फिज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हाँ, मैं हमेशा कहती होती यू स्ले गर्ल वो सीन है। मुझे बताइए कि मिसकैरेजेस की जो हम आज टॉपिक को लेके बैठे हैं, ये हमल ज़ाया होने की सबसे आम वजूहात क्या होती है, किन रीजंस की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं बच्चियों के? असल में मिसकैरेजेस की बहुत सारी रीज़न है, एक तो है नहीं, लेकिन उसमें मेनली जो देखा जाता है पहले 3 मंथ्स में मिसकैरेज, वो होता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो मदर और फादर दोनों से आएगा, तो वो इक्वल आएगा तो फिर मिसकैरेज नहीं ये होगा। उर्दू ज़ुबान में समझाइएगा ये क्या होता है? क्रोमोसोम एक जनियाती आप कह लें एक मटेरियल होता है जो बच्चे में माँ और बाप दोनों से आता है। अच्छा। और उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से आनी चाहिए। अगर वो नहीं आता बाय द चांस, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं दोनों से नहीं आते इक्वल रेशियो में, तब मिसकैरेज हो सकता है। और उसमें क्या है, नेचर खुद डिसाइड कर लेती है। अगर बेबी एबनॉर्मल बनना स्टार्ट होता है तो बेहतर समझा जाता है नेचर की तरफ से कि इसे एंड अप किया जाए। तो कभी कभार ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एज फैक्टर, अगर फीमेल की हम हमेशा बात करते हैं 35 से ऊपर अगर एज हो जाती है, और इवन मेल की भी 45 से ज़्यादा है, तब भी मिसकैरेज का रेट मेल बढ़ का जाता भी है। मसला होता जी, है? बिल्कुल। ओके। क्योंकि मेल का भी मॉर्फोलॉजी, अगर जो भले मेल की एज बड़ी है और लड़की कम उम्र की है, उससे कोई 10-15 साल छोटी है, तो भी प्रॉब्लम इशू आएगा। अगर मेल की 45 से ज़्यादा एज है, भले लड़की की उम्र कम है। अच्छा, या- तब भी क्योंकि अगर मॉर्फोलॉजी मेल के स्पर्म्स जो जरसूमी होती हैं उनकी भी 100% साख्त में इशू हो तो इट कैन बी लाइक मिसकैरेज हो सकता अच्छा, ये पॉइंट भी है। अच्छा, और ये जो बातें मैंने आपके सामने अभी मोनोलॉग में भी बोली स्टार्ट हाँ में जी, वो कि मैं- जैसे मेडिकल इश्यूज और है। इस तरह की मेडिकल इशू तो इससे भी definitely होता है किसी अगर को? आपकी कंट्रोल अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, इस तरह हार्मोन्स हमने देखा है कोई भी रीज़न नहीं होती, थायराइड हार्मोन ज़्यादा या कम होता है, उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं। पीसीओ का है, आपको पता है फीमेल्स पीसीओ की होती हैं, उन्हें हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज होता है। तो एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये रिकरेंट मिसकैरेज की, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिसकैरेज होता है, उसको कहते हैं APLS, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स बन जाती हैं जो आपके ब्लड को थिक कर देती हैं, और वो जब थिक ब्लड होता है तो वो क्लॉट बना देता है मदर और बेबी के दरमियान में जो एक रिलेशन है प्लेसेंटा का, उसके अंदर जाके, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बेबी को नहीं हो पाती। तो फिर जब भी ऐसा होता है, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता तो सडन आपके बेबी की पेट में डेथ हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, और जैसे अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अल्लाह ना करे किसी का अगर इस तरह से मिसकैरेजेस 1 by 1 बार बार हो रहा है, तो क्या फिर बाद में कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी? अच्छा, मैं इस दर में आपको एग्जांपल बताऊंगी। अभी मेरा पेशेंट है जिसके 6 मिसकैरेजेस हुए थे, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद अब ट्रीटमेंट लिया है। अगर ट्रीटेबल कॉज है तो फिर अब उसके माशाल्लाह 2 बेबीज़ हैं 6 मिसकैरेजेस के बाद। अच्छा, अगर इसीलिए है कि आपको जब भी मिसकैरेज हो तो आप तशख़ीस करवाएं कि वजह क्या है। अगर ट्रीटेबल है तो उसे ट्रीट करें तो आपका हेल्दी बेबी हो जाएगा। इसी तरह एक और इशू होता है बच्चेदानी की साख का, उसमें रसौली है या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है वो जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, कभी कभार वो वीक होता है, ढीला होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब रीज़न्स हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा काम फिजिकल वर्क किया जाए तो नो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। वर्किंग लेडीज हैं, बड़े हेल्दी बेबीज एग्जैक्टली जो है ना मिथ बता दें। हाँ। कौन सी मिथ जो है वो आप कहती हैं चलो यार ये ठीक है, और कौन सी मिथ को आप बस कहती हैं कि ये क्या बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है? जी, यही एक कॉल में रिसीव कर लूँ, ज़रूर, रेहाना है ज़रूर। गुजरावाला से, फिर हम इसकी मिथ पे बात जी, जी, करेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रेहाना।
वालेकुम अस्सलाम। फिजा क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक रेहाना जी, क्या कहेंगी आज? मिस कैरेजेस के ऊपर बात कर रहे थे हम। मेरी ना बहू की शादी हुई है 12वें महीने में, और उसको हमल है, लेकिन सुनिएगा। वो कह रही मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, कितने महीने का प्रेगनेंसी है अभी? मेरे ख्याल में 2 महीने का है। 2 महीने का, मगर उसको पेन बड़ी हो रही है अभी से। हाँ जी। देखिए, ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। नेम क्या है आपका? इनका नाम है रेहाना जी। रेहाना जी, मिस पेन होना स्टार्टिंग डेज में कभी कभार होती है, लेकिन कभी कभार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। 2 महीने में हो Just- सकती है पेन? हाँ, लेकिन उसमें आप देखें कभी कभार यूरिन की इन्फेक्शन होती है, मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में। अच्छा। उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर कभी कभार आपकी हर पीरियड की डेट पे जब आने नहीं होते और प्रेगनेंसी हो जाती है तो थोड़ा बहुत आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होती है, उसकी वजह से भी पेन रहती है। अगर उन्हें डाइजेस्टिव constipation है, सिस्टम थोड़ा सा बिल्कुल, डिस्टर्ब बिल्कुल। होता है लड़कियों का, मे बी। Exactly. हाँ, तो you're ये right. सारे रीजंस हैं, लेकिन हाँ एट द एंड अगर बार बार पेन्स हो रही हैं तो फिर मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है, और स्पेशली अगर कोई ब्लीडिंग भी साथ हो रही है तो यस, उन्हें ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, ताकि एक दफ़ा उनकी जो है यूट्रस की पोजीशन, उसमें कोई पेन तो नहीं, कोई क्लॉटिंग या ब्लीडिंग तो नहीं है, ये ज़रूर आप एक दफ़ा रेहाना जी बात सही है इनकी, एक बार चेक करा लीजिएगा, ठीक है? और डॉक्टर बहुत सना सारे सही कह रही पेन हैं। किलर्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर कोई ये नहीं कि आप पेन किलर ही ना लें, बहुत सारे सेफ इन प्रेगनेंसी हैं। मगर डॉक्टर के मशवरे जी, के साथ बिल्कुल। प्लीज एक बार चेक करा दें, स्टार्ट का टाइम है। हाँ बहू जी। भी आके नहीं, नया बेबी है, पहला बेबी, 2 माह की तकलीफ हो रही है ना, 2 माह में। तो वो ज़रूर चेक करवाएं, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर आराम आ जाएगा पेन में। कितनी अच्छी मदर इन लॉ है, मुझे तो इस बात पर खुशी हो रही है यार, सो क्यूट है, आई लाइक इट। Yes. अच्छा, आगे चलते हैं, मिथ के ऊपर बात कर रहे थे हम। हाँ जी, मिथ पे हम कभी कभार मिसकैरेज होता है, उसके बाद कहते हैं जी बेड रेस्ट 9 मंथ तक लें, वो आप जो बता रही थी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। बेड रेस्ट से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान होने वाला है। नुकसान भी इस सेंस में कि आपकी बॉडी जितना मूव करती है, लाइक बहुत ज़्यादा आपने एक्सर्शन नहीं करनी, लेकिन उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और बेबी यूट्रस मजबूत रहता है, और उसकी वजह से मिसकैरेज रेट कम होते हैं। और अगर आप पूरा लेटे रहेंगे 9 मंथ, तो एक आपकी बॉडी में क्लॉट बनने की कैपेसिटी ज़्यादा है, और उससे एक तरह का आप कह लें कि खतरा हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं होने तो वाला। ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चल फिर के इतना भाग दौड़ के इसने जो है ना अपना मिसकैरेज करा लिया, देखिए, ये एक्सर्शन, ये गलत मिथ है, आप इसको नहीं। एक्सर्शन मैं इसको नहीं करती, क्योंकि वर्किंग लेडीज हमारे पास बहुत सारी आती हैं जिनके बड़े हेल्दी बेबीज होती हैं, और नॉर्मल सही और डिलीवरीज normal उन्हीं की और होती हैं। लास्ट डे तक वो वर्क कर रही होती हैं। हाँ, कुछ केयर करनी है, लाइक आपने हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, आपने कुछ अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा नहीं जुल्म करना कि आप बिल्कुल ही अपने या बात के बाद ओवर रिलैक्स हो खड़े जो जाए। रह जाती है किचन जी, में, जी, जी। भांडे धोने में बेचारी बच्चियां, एग्जैक्टली नहीं, या आपके हांडी लिए पकाते वक्त। अगर प्रेगनेंसी है ना, तो आपके लिए स्टैंडिंग पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, आप मूव करें, या फिर इवन सिटिंग पोजीशन अच्छी अब नहीं वो है कि खड़े बहुत खड़े ज़्यादा। बेचारी बच्चियां क्या करती हैं, कमर में उनके दर्द हो जाती है, घुटनों में दर्द हो बिल्कुल। जाती है, पाँव का एक हिस्सा तो उनका रह ही जाता है छोटी छोटी उम्रों में। सही कह रही ये हैं। इस वजह से तो हो Exactly. सकती है ना प्रेगनेंसी की मिसकैरेज। देखिए, अगर वीकनेस है ना बॉडी की, तो मिसकैरेज का रेट है। वेट आपने बोला था, वेट कम है तो मिसकैरेज का रेट है, और weight वेट ज़्यादा ज़्यादा तो? है तो भी मिसकैरेज का रिस्क है। अच्छा। तो आप इन चीज़ों को, अपने प्रेग्नेंट होना है या आपका पहले मिसकैरेज है, तो अपनी बॉडी का वेट ऑप्टिमाइज करें और फिर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। और नाज़िर और जी जो- हील हाँ। से भी कोई मिसकैरेज नहीं होने अच्छा, वाला। हील से कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि ये जो फूड पॉइजनिंग है, हाँ। इससे मैंने सुना है कि मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, इज Food- दैट ट्रू? देखिए, फूड Food poisoning पॉइजनिंग से? फूड पॉइजनिंग अगर इन्फेक्शन हो रही है बॉडी में, आपको फीवर हो रहा है, फीवर किसी भी सूरत में, अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, सोर थ्रोट है, गला ख़राब है, आप सोच लें टाइफाइड, डेंगू, या कुछ भी फीवर होता है, इवन फूड पॉइजनिंग में भी इन्फेक्शन होती है, यस देयर इज़ अ चांस कि आपके मिसकैरेज के रेट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि बॉडी में जब इन्फेक्शन होती है तो वो फिर हेल्दी बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपने क्लीन होममेड फूड खानी है, और स्पेशली मास्क भी यूज़ करें ताकि आपको ये फ्लू फीवर वगैरह ना हो, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है अप एंड डाउन होता है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो हैं उसकी वजह से भी, लाइफस्टाइल की वजह से भी लाइफस्टाइल होता का है। इफेक्ट है। जैसे देखा, ये एविडेंस बताते हैं, अगर फीमेल बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इनटेक करती हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक आप 4 to 6 या 8 इतने भी मैंने देखा है कि वो टी या कॉफ़ी लेती हैं, उसका इफेक्ट है। Okay. हाँ जी। और इस तरह जंक फूड का एज सच बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई, क्योंकि जंक फूड तो ये पिछले कोई, मेरा ख्याल है कोई 10 ईयर, लाइक इससे भी कम का नाज़िर है, जी, इसी को हम इतना थोड़ा- डाटा नहीं है, ठीक लेकिन है। मुझे लगता है ये जो प्रोसेस फूड है,
और ये जो स्पेशली मीठा, इन सबसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नाज़ी होती जी है। इसी पे आगे और बात भी करेंगे, थोड़ी सी एक ब्रेक की ज़रूरत है, बड़ी शदीद, ले लीजिए। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मिसकैरेजेस के ऊपर, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नाजिया मौजूद है, इसी टॉपिक पे बात कर रही है। अच्छा, हम मिथ के ऊपर बात कर रहे थे, कुछ ऐसी मिथ्स जो आपको लगता है कि आपको बहुत बुरी लगती है, कोई ऐसी बात जो आप सुनने को आपको आती है और आप कहती हैं कि यार इसको रीज़न ठहरा दिया जबकि ये कोई बात नहीं थी। ऐसा है कि हमेशा मिसकैरेज के लिए फ़ीमेल को ब्लेम किया जाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी जस्ट फीमेल रीज़न नहीं होती, कभी कभार मेल भी रीज़न होती हैं। अच्छा, तो आपने मेल का भी एग्जामिनेशन ज़रूरी है। अगर आपके कंसेक्टिव मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अगर फैमिली में मदर या फादर की फैमिली में मिसकैरेजेस हो रहे हैं या फिर एबनॉर्मल बेबी हैं, तो दोनों की एवेल्यूशन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो एहतियात कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट है जो ज़रूरी है? हाँ जी, प्रिकॉशंस एहतियात का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई मिसकैरेज होता है तो आपने ये नहीं सोचना ये आपकी वजह से है, ठीक है, ये बाय द चांस हो सकता है, इसीलिए आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ठीक है। देयर इज़ अ हाई चांसेस, एविडेंस बताते हैं कि अगर आपके 4 भी मिसकैरेज हो जाते हैं तब भी आपके 60% चांसेस हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी होगी। तो आप इस स्ट्रेस से बचें और कुछ विटामिन्स लें, फॉर एग्जांपल विटामिन डी लें। अगर आपका एक मिसकैरेज हुआ है तो आप हमेशा विटामिन डी पहले नेक्स्ट प्रेगनेंसी से 3 मंथ्स बिफोर लें। इसी तरह हम विटामिन डी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विटामिन डी की वजह से भी अगर डेफिशिएंसी हो तो मिसकैरेज रेट बढ़ सकता है। तो ये आपने विटामिन्स लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जब भी मिसकैरेज हो एक आप डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी तशख़ीस करें कि मसला क्या है। फिर जो मसला हो, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो कंट्रोल करके आप ऐसी मेडिसिन लेके जो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ हों, आप प्रेग्नेंट हो। शुगर है तो पहले शुगर कंट्रोल करें, थायराइड का इशू है तो पहले उसे ट्रीट करें। इसी तरीके से अगर आपको एंटीफॉस्फोलिपिड है तो टिपिकली ये है कि आप जैसी कंसीव करें, जैसी आपका स्ट्रिप पे पॉजिटिव प्रेगनेंसी आए, आप डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक मेडिसिन देनी होती है जिससे 70% चांसेस हैं कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। अच्छा, और अगर कोई यूट्रस के अंदर रसौली है, अल्ट्रासाउंड करने पे, या फिर कोई इस तरह का आपकी बच्ची दानी की जो मुंह है वो वीक है, तो उसका भी इलाज अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप एक तशख़ीस करवा लेंगे कि आपका मसला क्या है, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपका नेक्स्ट टाइम मिसकैरेज नहीं होगा। ये पाइनएप्पल वाली मिथ जो है ये सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल कोई ऐसी फूड नहीं है पाइनएप्पल पपाया कि इनकी वजह से मिसकैरेज हो। और बहुत सारे आके मुझसे पूछते हैं, इवन फ़िश के लिए भी पूछते हैं। फ़िश हम लोग जो खाते हैं उसमें मरकरी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम रोहू ही खा रहे होते हैं, और पाकिस्तान में जो भी फ़िश आती हैं उनका इतना ज़्यादा नहीं है कि वो भी कोई मिसकैरेज या कोई भी ऐसी रीज़न बन सके। अच्छा, अब ये मिसकैरेजेस अगर जैसे अल्लाह ना करे किसी के हो गए, ठीक है, और कोई ट्राई कर रहा है, आपको पता है मेंटल सिचुएशन बड़ी डिस्टर्ब होती है, सिर्फ उन्हीं की नहीं पूरी फैमिली की होती है। हाँ, तो ये डॉक्टर्स आप लोग तो ज़्यादा यही बात करते हैं ना कि मिसकैरेजेस आपकी जहनी दिमाग जो है वो आपका ठीक नहीं, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, आपने प्रेशर ज़्यादा ले लिया, मेंटल सिचुएशन अच्छा, आपकी मैं ठीक कहूँगी नहीं। प्रेशर का इतना ना सोचें। हाँ। ये एक कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने स्ट्रेस लिया तो बिल्कुल ही मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट या फिर मेंटल स्ट्रेस है, आप रिलैक्स रहें, वो प्रेगनेंसी और बेबी के लिए बहुत अच्छा साउंड है, लेकिन आपका कोई ऐसा लिंक नहीं है, एसोसिएशन नहीं है कि जिसने स्ट्रेस लिया उसका मिसकैरेज हो गया, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, नॉट अ सिंगल रीज़न। तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें, और अपनी लाइफ को मैं यही कहूँगी, एक ही टिप है कि आप पॉजिटिव सोचें। और ये भी नहीं, अक्सर ये भी मिथ है कि अगर एक मिसकैरेज हो गया तो जी 6 मंथ वेट कर लें, 1 ईयर वेट कर लें, नथिंग। आप जब कंफर्टेबल हों, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, आपका वेट ज़्यादा है कम है, या फिर अगर आप बिल्कुल ठीक हो, तो जब आप मेंटली रिलैक्स हो जाओ और जब आपकी कंप्लेन ख़त्म हो जाए लास्ट मिसकैरेज, गो फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। जस्ट फॉलिक एसिड को आपने 3 मंथ्स बिफोर लेना है। अच्छा, कुछ जैसे बहनें मेरी वो जब नहीं चाहती कि उस टाइम पे बेबी अभी हो, तो वो कुछ आपको पता है ऐसी मेडिसिन हैं जो खा रही होती हैं कि जिस टाइम पे जब उनको बेबी प्लान करें तो उस टाइम पे बेबी हो जाए। बहुत सी वर्किंग लेडीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी आपको पता है सिचुएशन में कोई ना कोई होता है, कॉन्ट्रासेप्शन तो लेनी चाहिए। अगर आप मेंटली नहीं प्लान कर रहे तो एक सडन आपके माइंड में जी प्रेगनेंसी आए, से बेहतर है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन लें। जब तक कि आप देखें, प्लान प्रेगनेंसी के चांसेस सक्सेस रेट और बेबी हेल्दी होने के सबसे ज़्यादा हैं। अनवांटेड
जो प्लान ना की हो प्रेगनेंसी, उसके चांसेस मिसकैरेज के भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हो हर चीज़ को। फॉर एग्जांपल 2 पहले बेबीज़ हैं, हाँ तो इसीलिए आप हमेशा प्लान करके प्रेगनेंसी करें, जब आप कंफर्टेबल फील करें, मेंटली भी आपकी जो लाइफ है वो भी बिल्कुल ठीक चल रही हो, तो आप रिलैक्स होकर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिसिन होती हैं, जो बहनें ले रही होती हैं, कुछ कहती हैं कि उसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, कुछ लोग कहती हैं हमारा जिस्म ख़राब हो गया, बिल्कुल हम ऐसे शेप के नहीं थे, हमारी तो मैं तो बहुत दुबली थी, मैं तो यूँ थी, मेरी फिगर ख़राब हो गई इस तरह की मेडिकेशंस खाने से। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई एक्चुअली है भी और नहीं भी। फॉर एग्जांपल आप बहुत अरसे से ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हार्मोनल मेडिसिन है, बट द थिंग इज़ हार्मोनल मेडिसिन अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीसीओ के लिए ले रहे हैं, तो पीसीओ के पेशेंट में ऑलरेडी टेंडेंसी है बढ़ने की। अब उसकी जब वो पहले ही उनका वेट बढ़ा होता है, जब हम मेडिसिन देते हैं रेगुलर पीरियड्स होने के, तो सारा फॉल्ट और सारा कसूर ब्लेम उसी मेडिसिन को दिया जाता है। बट पीसीओ की अपनी कैपेसिटी होती है, तो अगर आप इन मेडिसिन को एज अ ऑसिपीज ले रहे हो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई रखें, थोड़ा वॉक शॉक करें, बाकी अपना कंट्रोल रखें, तो ऑसिपीज जो कॉन्ट्रासेप्शन का अच्छा वे है पिल्स का। अच्छा, अब इस मेडिसिन के साथ एक कोई औरत अगर 2 साल 1 साल इस मेडिसिन को ले रही है, नहीं प्लान करी बेबी, और एकदम से दे प्लान्ड आफ्टर 2 years और 3 years में भी, तो क्या बेबी इजीली हो जाएगा या फिर डॉक्टर्स उनको कहेंगे नहीं आप मेडिसिन ले रही थी इसकी वजह से भी आपको बेबी जल्दी नहीं कोई होगा? इशू नहीं है, एक्चुअली वो हार्मोन्स को रेगुलर रखती हैं, ठीक है। Okay. और जैसे ही छोड़ते हैं, बल्कि और उसकी वजह से कोई मिसकैरेजेस का कोई ऐसा चांस या कुछ नहीं, बल्कि खतरा? OCPs के बाद हमने देखा है जैसे ही स्टॉप करते हैं बहुत जल्दी विद इन 2-3 months जो हैं वो जो है पेशेंट हमारे कंसीव कर लेते हैं, तो उससे कोई आपकी इरेगुलरिटी नहीं होती। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर टी और डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड हैं, उससे शायद आपको कोई ना कोई इशू हो, लेकिन OCPs को छोड़ते ही आपका साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और आप जल्दी कंसीव कर अभी लेते हैं। जैसे आपके सामने एक कॉल आई थी, ठीक है, रेहाना जी की, उनकी बहू को 2 महीने की प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा आगे महीने की प्रेगनेंसी में भी पेन शुरू हो जाता है। मुझे ये बात बताइएगा कि ये जो पेन किलर है अगर कोई ले लेता है, इससे मिसकैरेजेस के चांसेस तो नहीं, अल्लाह ना करे? एक्चुअली मैं पेन किलर डिफरेंट टाइप के हैं। अगर आप सिंपल पेन किलर, मैं डिफरेंट उसमें तो नहीं जा रही डिटेल में, बट डिफरेंट टाइप के हैं। आप जाते हैं, एक सिंपल पैनाडोल है, अगर आप वो लेते हो तो कोई इशू नहीं है, आप प्रेगनेंसी में सेफ है। पैनाडोल वॉरेन पेन किलर, कोई एडविल, ये वॉरेन वगैरह एक्चुअली कुछ हैं एडविल भी तो वैसे बिल्कुल। हाँ? अब ये है कि कुछ पेन किलर ऐसे हैं जिससे ब्लीडिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिन्हें हम एनसैड्स कहते हैं, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, वो नहीं लेने होते। लेकिन और भी बहुत सारी हैं, मसल रिलैक्सेंट है जो यूट्रस को रिलैक्स करते हैं, स्पैसफोन है, नॉस्पा, डेट आर वेरी सेफ, वो आप ले सकते हैं। लाइक आपने प्रेगनेंसी को ना एंजॉय करना है। अगर आप पेन में रहते हैं, आप वॉमिट करते रहते हैं, आपसे कुछ खाया नहीं जाता, बैक एक रहती है, तो आपकी प्रेगनेंसी एक बीमारी लगेगी। डिस्टर्ब होके प्रेगनेंसी, तो हाँ, आप एंजॉयमेंट प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। पेन किलर भी आपके पास हैं, वॉमिट की मेडिसिन भी आपके पास हैं, और आपके पास मल्टी विटामिन्स भी हैं, विटामिन। कुछ लोग प्रेगनेंसी को बीमारी समझ लेते हैं, Exactly, ये जबकि मैंने नहीं देखा है जो गोरे हैं ना उसको एंजॉय करते हैं अपनी प्रेगनेंसी को, बल्कि अपनी डिलीवरी के लिए खुद गाड़ी चला के जा रहे होते हैं। एक ब्रेक के बाद जरा इसको भी इलैबोरेट करते हैं ताकि औरतों को जरा आपको लगे स्ट्रेंथ मिलेगी इस बात से, नहीं? जी जी बिल्कुल सही। ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मिसकैरेजेस के ऊपर बात करें, डॉक्टर नाजिया हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझ लेते हैं। बाकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम इंजॉय नहीं करते अपनी प्रेगनेंसी को। आप देखें, अगर जितने कोई लोग कर लेते हैं, अगर 30% 20% करते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते। जो बाकी 60% हैं, जो 70% लोग हैं, वो तो वाकई हिलते भी नहीं हैं, हिलना नहीं है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये हरकतें होती हैं। खुदा की कसम कभी कभी तो हंसी आती है। मैंने नहीं की, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ख़ानदान में तो बहुत लोगों ने, मेरी दोस्तें भी ऐसी हैं, ऐसे ऐसे चलेंगी। बैठ जाओ बेटा नाश्ते के लिए। टेबल उठा रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ, टेबल नहीं उठा सकती, खिसका सकती। पता नहीं, मैंने तो झाड़ू भी दी है, पोछा भी दिया है, मैंने तो तौलिए भी धोए, मैंने तो कपड़े भी धोए, मैंने तो गाड़ियाँ भी धोई हैं, मैं तो बड़ी एक्टिव थी, काम भी करती थी, शूट भी करती।
ये कौन लोग हैं, हील पहन पहन के इतनी लंबी लंबी मैंने शूट्स की हैं, मगर अब पता नहीं मुझे तो ये ऐसी दोस्तें देखने को मिली हैं जितनी मेरी दोस्तें तो हिलती जुलती भी नहीं है, प्रेग्नेंट हूँ, मैं हिल नहीं सकती। एक कॉल है, शामिल करते हैं गुलाम साहब की खारिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वाले आगे कौन है, क्या कहेंगे, किस टॉपिक पे क्या कहेंगे जी, इस टॉपिक पे क्या कहेंगे, मिसकैरेज के टॉपिक पे कॉल आई आपकी, क्या कहेंगे भाई जी? हाँ जी मैडम, ये पता करना था, 5-6 साल हो गए शादी को, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उसके बारे में पता करना था क्या इशू आ रहा है। बताइए। प्रेगनेंसी नहीं हुई, 4-5 साल हो गए, पता करना था। जी जी जी, नेम क्या है आपका? गुलाम नबी साहब नाम है। अच्छा जी, गुलाम नबी साहब, प्रेगनेंसी होने की वजूहात में से मेल फीमेल की दोनों होती हैं, तो बेहतर आपकी एज क्या है और उम्र क्या आपकी नबी भाई? 27 साल। 27 तो बहुत छोटी यंग है। 27 तो वाकई यंग एज है, और अगर फीमेल भी, वाइफ भी आपकी इतनी एज है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने स्क्रीनिंग करानी है, अपना वाइफ का एक स्कैन करवाना है। शादी को कितने साल हुए तो पूछ लें। हाँ, 7 बताया था मेरा ख्याल है, 7 ईयर बताया मुझे लगा। शादी को कितने साल 5 साल बताए हैं। 5 साल ऐसा ही है ना? 5 साल हो जी गए। 5 साल। तो पहले तो आप एक अपना टेस्ट करवा लें, एक सीमेन एनालिसिस का, और वाइफ के एक स्कैन करवा लें, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद डेफिनेटली अगर वो उसमें कोई भी इशू आता है तो उसका इलाज अगर है तो करवाएं। और दूसरा, जब तक आपने 5 सालों में देखना है कि कितना एक दूसरे के साथ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉनिक्स क्या ले रहे हैं, वज़न आपकी वाइफ का कितना है, क्योंकि उन्होंने कंसीव करना है, तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और आप जल्द से जल्द अपना अब जो है वो डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, फॉर एग्जांपल 5 साल है, तो सारे इधर उधर से पूछने लग जाते हैं, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़, दिस एंड डैट। उससे क्या होता है कि आप या आपकी वाइफ डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अभी आपकी एज बिल्कुल ठीक है, आप लोग कंसीव कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हो सकता है जस्ट सप्लीमेंट की नीड हो, तो आप वो सप्लीमेंट लेंगे तो आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। इंशाल्लाह खैर, लेकिन डॉक्टर के पास जाएं, तशखीस करवाना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी बेगम जो है उनका वजन कम है ज्यादा है? वजन बराबर ही है। चलें, डेट्स गुड। फिर तो आपको डॉक्टर के पास रजू करें, और जल्द से जल्द आप अब उनका जो भी वजन है जो हमें नहीं पता, भाई का उनका बराबर ही है। लेकिन इतने मजे बहुत की इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाके एक दफ़ा अपने बेसिक टेस्ट करवा लें। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, डॉक्टर को चेक करवाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा, आपकी गोद जो है वो भरेगा। और कॉल आपकी मज़े की थी, मज़ा आया, अच्छी बातें हुई, मगर ये कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं जो है वो कबूल फरमाए। और इसी तरह और भी जितने लोग हैं जिनकी गोद नहीं भरी है, उनकी अल्लाह ताला गोद जो है वो भर दे। औलाद एक ऐसी नेमत है जो सबको नसीब हो, उनसे पूछे जिनके पास औलाद नहीं है। मैसेज है कि अभी आखिरी एज बात अच्छा बिल्कुल लास्ट टाइम है क्या? यहाँ हम दोनों को लिंक कर देते हैं कि अगर एज आपकी 35 से दोनों की कम है तो बहुत अच्छा है कि आपके अगर प्रेगनेंसी भी होगी तो मिसकैरेज रेट कम होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात करते कल। बाय 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 बाय। थैंक यू।